Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know that we were dealing with the science book of standard 7. The name of the book is Future Kids Science and we are dealing the chapter 17. The name of the chapter is Forests, Our Lifeline. We have already done part 1 of this chapter and now we will be doing the part 2 of this chapter. We will start from interdependence of plants and animals in forests. From that place we will start. We will first start reading. All organisms interact with each other and their physical environment to derive energy for survival. The organisms derive energy through the use of resources. In an ecosystem, resources and energy are used for growth, reproduction, survival of life. In the woodland, there are different types of trees, plants, grasses, animals, birds, insects, and bacteria. Plants and animals in forests are all dependent on each other in one way or the other. Organisms thus can be classified into various categories based on their mode of nutrition. A. Producers. Trees and plants derive nutrients from water and soil to make their food by the process of photosynthesis. They are called autotrophs. Consumers. Animals and some plants derive food from other plants and animals. They are called heterotrophs. Physical environment and biological environment are integral parts of the forest ecosystem. All these parts influence each other as well as affect other elements. Energy transfer along a food chain. All living organisms need energy to survive. How do organisms obtain this energy? हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट, कि जंगल में पौधे और जानवर एक दूसरे पे किस तरह डिपेंडेंट रहते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देखिए, जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी में सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हाँ, सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ. फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? लैंड, एयर, वाटर, ये है. तो ट्रीज़ तो नहीं, ट्रीज़ तो खैर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, तो सभी जो प्राणी हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि सबको एनर्जी की ज़रूरत है. एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए सबके बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो एनर्जी कहाँ से पाते हैं? तो रिसोर्सेस की मदद से. जितने भी हमारे पृथ्वी पे दूसरे संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनकी मदद से ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है. ठीक है, एक इकोसिस्टम होता है. देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे कि हम बोलेंगे पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, किसका? फ्रॉग का है. हाँ, फ्रॉग का वो हैबिटेट भी है, वो वहाँ रहता भी है, वो पॉन्ड के बाहर के घास पे भी निकल के रहता है, फिर वो पॉन्ड के छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स, इंसेक्ट्स को वो खाता है, तो उसको सब कुछ वहीं पे मिल जाता है. ठीक है, तो वो उसका इकोसिस्टम हुआ. ठीक है, तो उसी तरह इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे कि सब कुछ, हैबिटेट भी होता है, फूड भी अवेलेबल होता है, सब कुछ होता है, वो एक इकोसिस्टम होता है. तो इकोसिस्टम में रिसोर्सेज एंड एनर्जी आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ. जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हाँ, उन सबको यूज़ करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स एनर्जी पाते हैं. उनको खा के दूसरे ऑर्गेनिजम्स एनर्जी पाते हैं और उस एनर्जी की मदद से वो लोग क्या करते हैं? उनके बॉडी को ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और जीते हैं, सर्वाइवल ऑफ लाइफ. ठीक है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो भी सर्वाइव करता है. तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो है प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से एनर्जी पाते हैं और ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और सर्वाइव करते हैं. ठीक है, एक जंगल में, वुडलैंड एरिया, जंगल जो है वहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़, पौधे, घास, जानवर, चिड़िया, कीड़े और बैक्टीरिया रहते हैं. सब अलग अलग तरह के रहते हैं. ठीक है, तो जंगल के भी जितने भी पौधे और जानवर हैं सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. एक तरीके या अलग तरीके से रहते ही है एक दूसरे पे डिपेंडेंट. ठीक है, ऑर्गेनिज्म को उनके खाने के तरीके के हिसाब से दो अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है. मेनली दो कैटेगरी में. एक है प्रोड्यूसर्स, जो पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, सूर्य की रोशनी की मदद से अपना खाना खुद बना सकते हैं, सॉयल से वाटर न्यूट्रिशन लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, और ग्रीन ट्रीज़ है, वो सब ऑटोट्रॉफ्स है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना खाना खुद बना लेते हैं. अब जो एनिमल्स और प्लांट्स दूसरे से खाना लेते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना के दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. जैसे कि हिरन है, हिरन जो डियर है वो एक प्लांट पे निर्भर रहेगा, ग्रास पे निर्भर रहेगा.
ग्रास से वो खाना लेगा तो वो एक हेटेरोट्रॉफ है, और ग्रास क्या है, वो ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, तो इस तरह ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ होता है। अब किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है उसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक है फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ट्रीज, ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। और फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, लैंड, एयर, वाटर, जो आसपास का है वो सब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। तो किसी भी इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में खासकर, सारे प्लांट्स वगैरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस भी डालते हैं। एक पे असर पड़ेगा तो दूसरे पे भी असर पड़ता है, और एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस भी डालते हैं, और भी उसके साथ साथ जुड़े हुए जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन पे भी असर डालते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे अगर किसी जंगल में बहुत ज़्यादा हिरन हो गए और शेर कम हो गए, ठीक है, तो हिरन बहुत सारे पौधों को खा जाएंगे। आई मीन टू से जितने हर्बीवोरस एनिमल्स है, घास खाने वाले, वो इतने पेड़ पौधे खा जाएंगे कि पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी और उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी तो दूसरे जानवरों को भी खाना मिलना बंद हो जाएगा, तो बारिश होनी बंद हो जाएगी। तो सब जो है फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और असर डालते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र अलोंग ए फूड चेन। हम लोग पढ़ेंगे कि फूड चेन कैसे बनता है, कौन किसको खाता है, लास्ट तक एनर्जी कहाँ पहुँचता है, ठीक है, और उसमें कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जीवित प्राणी, सब एनर्जी कहाँ से पाते हैं। The sun is the principal source of energy for all living organisms. Plants trap sunlight for making food by the process of photosynthesis. Sun is the principal source of energy for all living organisms. Plants trap sunlight for making food by the process of photosynthesis. Plants are therefore called producers. All other organisms depend directly or indirectly on plants for their food. The series of organisms, each dependent on the other as source of food, forms the food chain. The food chain shown in the figure illustrates the relationship between producers and consumers. The plant is the producer while the rabbit, the fox and the lion are all consumers. The consumers that feed directly on plants is called a primary consumer, a herbivore. Animal that feeds on a primary consumer is called secondary consumer, a carnivore. And that which feeds on a secondary consumer is called a tertiary consumer. There are many animals and birds that eat both plants as well as other animals as foods. They are called omnivores. Example, dog, bear, crow, sparrow, ant, human beings, etc. Such organisms can either be primary, secondary or tertiary consumer depending on their consumption. Energy losses in a food chain. All consumers obtain energy from the food they eat. When the rabbit eats the grass, the energy trapped in the grass is transferred to the rabbit. When the fox eats the rabbit, the energy from the leaves is also passed to the fox. In this manner, energy is passed along the food chain from the producer to the consumers. If any one component of the food chain is removed, the entire food chain is adversely affected. As energy is transferred through the food chain, there is loss of energy at every link of the food chain. This is because some of the energy obtained from the eaten food is utilized by the organism for its various life processes like growth, repair, and reproduction. An organism also passes out undigested food in the form of feces, which also lead to energy loss in the transfer process. Thus, only a small amount of energy which is stored in the body is transferred to the next level. Grass to rabbit, some energy lost. Rabbit to fox, some energy lost. Fox to lion, some energy lost. Energy flow within a food chain. There are some animals living deep in the ocean floor that have never seen sunlight. These animals form unique food chains and feed on certain bacteria. These bacteria get energy from chemical found in water gushing out of cracks in the earth's crust. देखिए, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। हम लोग जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी को सबसे ज़्यादा एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का, सन है कि उसी से सबको एनर्जी मिलती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। प्लांट्स उस एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए प्लांट एक तरह से प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करके खाना दे रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोगों को। और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो सब क्या है, वो सब कंज्यूमर है। प्लांट्स प्रोड्यूसर है और बाकी सब कंज्यूमर है, ठीक है। तो इस तरह ऑर्गेनिजम्स का एक सीरीज़ बन सकता है, एक लाइन बन सकती है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है और अल्टीमेटली प्लांट पे डिपेंडेंट होता है खाने के लिए। तो वो जो सीरीज़ बनेगा उसे हम फूड चेन कहते हैं,
ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंडेंट ऑन द अदर एज अ सोर्स ऑफ फूड। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है फूड सोर्स के लिए, खाने के लिए, तो वो सीरीज़, वो लाइन जो बनेगी या वो चेन जो बनेगा उसे फूड चेन कहेंगे। ठीक है। यहाँ आपके बुक में एक फिगर दिया है, इसमें दिखा रहा है ग्रास है जो कि प्रोड्यूसर है, ग्रीन ग्रास है, उसको सबसे पहले किसने खाया? रैबिट ने खाया, इसलिए रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद रैबिट के बाद उसे किसने खाया? फॉक्स ने उस रैबिट को खाया, तो फॉक्स हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर उस फॉक्स को किसने खाया? लायन ने खाया, तो लायन बन गया टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है। तो जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाता है, जो जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल्स, वो सब हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो एनिमल खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। जैसे कि क्रो है ना, वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है, रोटी वगैरह भी खाता है, और दूसरे एनिमल के मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश भी खाता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स बोलते हैं। आप जानते हैं ना, जो घास खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स, जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, वो ओमनीवोर्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। और जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं। तो ओमनीवोर्स का आपको कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? डॉग है, बियर है, डॉग, बियर, क्रो, स्पैरो, एंट, ह्यूमन बींग्स, ये सब ओमनीवोर्स हैं। ठीक है। स्पैरो भी दोनों खाता है, चींटियाँ तो आपने देखी होगी, वो दोनों खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, और डॉग और बियर, ये सब ओमनीवोर्स है। तो ओमनीवोर्स को अगर हम मान लो पौधे खा रहे हैं डायरेक्ट प्लांट से लेके, तब हम प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे। पर अगर हम ह्यूमन बींग्स होके हम फ्लैश खा रहे हैं गोट का, तब हम क्या हो जाएंगे? हम सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि अगर ऑर्गेनिजम्स प्लांट प्रोडक्ट डायरेक्ट खा रहे हैं तो प्राइमरी, और एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कोई ऑर्गेनिज्म फूड चेन में कहीं पे वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, कहीं पे सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, और कहीं पे टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकता है। डिपेंड करता है वो क्या कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह फूड चेन बनता है। इसी तरह हम लोग और एक फूड चेन भी बना सकते हैं ना, कि घास है, उसे एक फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को फिर एक इसने खा लिया, लिजर्ड ने मान लो खा लिया, फिर लिजर्ड को एक स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को एक ईगल ने खा लिया। तो इस तरह भी एक फूड चेन बन सकता है। अब एनर्जी लॉस होता है फूड चेन में। देखिए, फूड चेन में सबसे ऊपर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा? सन रहेगा, है ना। सन से फिर किसको एनर्जी मिला? सन से एनर्जी मिला प्लांट्स को। ठीक है। और प्लांट्स से फिर प्राइमरी कंज्यूमर को, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को, फिर टर्शरी कंज्यूमर को। ठीक है। तो सारे कंज्यूमर जो हैं उन सबको एनर्जी मिल रहा है, जो भी खाना वो खा रहे हैं उससे इनको एनर्जी मिल रहा है। ठीक है। जब रैबिट घास को खा रहा है तो रैबिट को घास में जो ट्रैप्ड सनलाइट का एनर्जी था वो उससे मिला। ठीक है। उसी तरह जब उस रैबिट को फॉक्स खा रहा है तो रैबिट के भीतर जो एनर्जी आया वह फॉक्स को मिला। ठीक है। और जब फॉक्स को लायन ने खाया तो उसको वहाँ से पास हुआ एनर्जी। तो इस तरीके से एनर्जी पास होता है फूड चेन में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। ठीक है। अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट को फूड चेन का रिमूव कर देंगे, बीच से हटा देंगे, ठीक है, किसी कंपोनेंट को, तो एंटायर फूड चेन एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है। फूड चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए लायन सारे एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे कि अभी टाइगर एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लायन अगर सब एक्सटिंक्ट हो गए किसी जंगल में, तो लायन अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो फॉक्स वगैरह को खाने वाले के लिए कोई एनिमल नहीं बचेगा। तो फॉक्स बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। और फॉक्स, जैकल, ये सब बहुत बढ़ जाएंगे तो वो बहुत सारे रैबिट, डियर सबको खा लेंगे। तो धीरे धीरे रैबिट, डियर कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह फूड चेन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई भी एक कंपोनेंट फूड चेन का एक्सटिंक्ट हो जाता है या रिमूव हो जाता है तो एंटायर फूड चेन इफेक्ट होता है। ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फूड चेन में एक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। तो ऐसे ऐसे जब वो ट्रांसफ़र होते जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर तक, तब उसमें क्या होता है? एनर्जी लॉस होता जाता है। ठीक है। हर एक लिंक पे थोड़ा थोड़ा एनर्जी लॉस होता जाता है। क्यों? क्योंकि
एनर्जी हर एक ऑर्गेनिजम्स थोड़ा थोड़ा एनर्जी यूज़ कर लेता है अपने सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपने बॉडी प्रोसेस के रिपेयर के लिए, उनका मसल टिश्यू रिपेयर होता है, वो सब में उनका बॉडी थोड़ा थोड़ा एनर्जी यूज़ कर लेता है। ठीक है, साथ ही साथ जब एनिमल अनडाइजेस्टेड फूड को फीसेस के रूप में निकाल देता है ना, एक्सक्रीशन करता है, उसके बॉडी से स्टूल यूरिन निकलता है, उस समय भी जो है फीसेस के थ्रू भी उनके बॉडी से कुछ एनर्जी लॉस होता है सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो यानी कि किसी एक बॉडी में जो थोड़ा एनर्जी स्टोर हुआ है उसमें से और बहुत कम पार्ट ऑफ एनर्जी दूसरे बॉडी को जाता है। ओनली एवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर इन अ बॉडी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो सन के पास है, उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा? प्लांट्स के पास। प्लांट्स के पास से थोड़ा सा एनर्जी गया रैबिट के पास, रैबिट के पास से और थोड़ा कम गया चैकल के पास, फॉक्स के पास, फॉक्स के पास से और थोड़ा कम गया लायन के पास। यानी सबसे कम एनर्जी अमाउंट किसके पास गया? लायन के पास गया, जो कि टर्शरी कंज्यूमर था। क्यों? क्योंकि बीच बीच में फॉक्स, रैबिट, प्लांट सब ने उस एनर्जी को यूज़ कर लिया, एनर्जी को यूज़ भी किया। जब स्टूल यूरिन पास किया उसमें भी एनर्जी वेस्ट हुआ सराउंडिंग्स में। तो इस तरह जो सबसे ऊपर रहेगा फूड चेन में उसके पास सबसे कम एनर्जी पहुंचता है। ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो एनर्जी लॉस होते जाता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि डीप ओशन में रहते हैं, बहुत गहरे महासागर में रहते हैं, जो यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती है। ठीक है, उनको सनलाइट नहीं मिलता है, तो वो प्लांट्स वो क्या खाएंगे कि उनको एनर्जी मिले। ठीक है, तो वैसे एनिमल्स का एक अलग ही तरह का फूड चेन होता है, और वैसे एनिमल्स क्या करते हैं, वो कुछ बैक्टीरिया खा लेते हैं, है ना। समुद्र महासागर में नीचे जहाँ पूरा अंधेरा है वहाँ पे वो कुछ कुछ बैक्टीरिया को खा लेते हैं। और बैक्टीरिया को आखिर एनर्जी कैसे मिलेगी? तो जो है ज़मीन के नीचे जो ये है अर्थ का क्रस्ट है, समुद्र के नीचे अर्थ का क्रस्ट रहता है, ज़मीन है सबसे नीचे समुद्र के नीचे, वहाँ से जहाँ क्रैक सब है वहाँ ज़मीन के नीचे से पानी निकल के आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे ज़मीन अर्थ क्रस्ट में क्रैक है, हाँ, भूमि में अर्थ के सरफेस में जहाँ क्रैक है वहाँ से जो पानी निकल के आ रहा है, उस पानी को वो बैक्टीरिया पी रहे हैं, उसमें स्टोर्ड जो एनर्जी रहेगा वो उस बैक्टीरिया को मिल रहा है, और उस बैक्टीरिया को ये यूनिक ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं, तो उनको एनर्जी मिल रहा है। मतलब सनलाइट के थ्रू नहीं मिल के बैक्टीरिया के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक अलग तरह का ही फूड चेन वो लोग बनाते हैं जो डीप ओशन में रहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म सब उनके वो लोग। Food web. In a natural ecosystem, the feeding relationship among different populations is usually complicated. Each plant or animal may be a part of several food chains. A food web is a system of interdependent food chains used to represent the various relationships of organisms. Given below is an example of a food web. Importance of forest. The forest is a dynamic living entity full of life and vitality. Forests are useful to us in many ways, provide variety of products. We get firewood from forests and use it as a fuel to cook food, timber for construction and for making furniture. Apart from wood, we get vegetables, fruits, leaves, fibers, grasses, essential oils, gums, resins, drugs and spices. Spices used in cooking are also plant products. Some of the spices obtained from plants are cinnamon, dalchini and cardamom, elaichi. Several fruits, flowers, leaves and tubers are also obtained from forests. Mangoes, jackfruits, walnuts, drumsticks, mushrooms, figs, mulberry, etc. grow in the wild. Prevent soil erosion. Soil erosion is the removal of topsoil from a region by wind, rain or river water. Forests prevent soil from being washed away with water or blown away with wind by holding it together in their roots. Thus, they keep the land fertile. In this way, the land degradation is also avoided. Canopy and many layers of vegetation reduce the effect of heavy rains on the soil, due to which soil does not become loose. Control floods. Forests control floods by holding water in the roots. They even lower the water speed by standing as an obstruction in the path of floods. The excess water brought in by floods may then pass to the other areas, which is not much dangerous or disastrous as it would have been. देखिए, तो हम लोग फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, प्रकृति में अपना इकोसिस्टम बना हुआ है, तो फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट पॉपुलेशन इज यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड, है ना। एक रिलेशनशिप है, कोई कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है,
कौन कोई ऑर्गेनिज्म 2 चीज़ों को खा रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। हर एक प्लांट या एनिमल एक से ज़्यादा फूड चेन का पार्ट हो सकता है। वो इस फूड चेन में भी हो सकता है, दूसरे फूड चेन में भी हो सकता है ना, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबको मिला जुला के एक फूड वेब बनता है। फूड वेब क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स यूज टू रिप्रेजेंट द वेरियस रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारा फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट रहेगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा बहुत सारा फूड चेन। उसके पूरे सिस्टम को हम फूड वेब बोलते हैं, जिससे कि हमको पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म प्राणियों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है ये फूड वेब का। आप देखिए इस फूड वेब का एग्जाम्पल में, इसमें आप देख पाएंगे कि जो है प्लांट्स तो प्रोड्यूसर हैं, उसमें तो कुछ बात ही नहीं है, वो तो प्रोड्यूसर में प्लांट रहेंगे ही। उन प्लांट को तरह तरह के हर्बीवोरस एनिमल्स खा रहे हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स है। जैसे रैबिट खा रहा है, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, डियर, ये सब खा रहे हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोर्स हैं या ओमनिवोर्स बोलो, जो भी वो लोग खा रहे हैं। जैसे कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर तो कार्निवोर ही रहेंगे, वो तो ओमनिवोर नहीं रहेंगे। अब आप जैसे कि देखो रैबिट जो है, रैबिट को ईगल भी खा रहा है, रैबिट को लायन भी खा रहा है, रैबिट को फॉक्स भी खा रहा है, ये तीनों ही खा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ग्रास हॉपर को देखो, ग्रास हॉपर को एक लिजर्ड भी खा रहा है, फ्रॉग भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है और स्पैरो भी खा रहा है, बर्ड भी खा रहा है ग्रास हॉपर को, ठीक है। बटरफ्लाई को आप देखेंगे तो बटरफ्लाई को लिजर्ड भी खा रहा है, फ्रॉग भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है और एक बर्ड भी खा रहा है। डियर को आप देखेंगे तो डियर को फॉक्स भी खा रहा है, लायन भी, बियर भी, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे कि प्रोड्यूसर जो प्लांट है उनको डायरेक्टली टर्शरी कंज्यूमर भी खा रहा है। कौन? बियर, बियर भी उनको खा रहा है। अब हम लोग इसके ऊपर जाते हैं तो हम लोग देखेंगे लिजर्ड जो कि एक सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर था, उसे ईगल खा रहा है, उसे एक स्नेक भी खा रहा है और स्नेक को फिर ईगल खा जा रहा है। इसी तरह फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा जा रहा है, फ्रॉग को डायरेक्ट ईगल भी खा रहा है ना। अब और देखेंगे कि जो है फ्रॉग को तो फॉक्स भी खा ले रहा है जो कि एक टर्शरी कंज्यूमर के कैटेगरी में आ जाएगा। फ्रॉग को फॉक्स भी खा ले रहा है, माउस को क्रो भी खा ले रहा है, बर्ड को भी क्रो खा ले रहा है। उसी तरह फिर और ऊपर हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर सबसे ऊपर में ईगल, लायन, बियर, ये सब टर्शरी कंज्यूमर्स है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत तरह तरह का फूड चेन है, इसमें सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। तो ये पूरा एक फूड वेब हो गया। अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट की ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या है। फॉरेस्ट हमेशा से बोला जा रहा है डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, डायनेमिक जो कि चेंज होता रहता है। तो एक लिविंग एंटिटी है, वो पूरा जीवित रूप है, एक जीवित सिस्टम है वो, क्योंकि वहाँ पे सब लोग बढ़ रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो वो एक जीवित सिस्टम है जो कि डायनेमिक है, जो कि चेंज होता रहता है, फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। उसमें बहुत लाइफ है, बहुत सारे जीवित प्राणी हैं जंगल में और बहुत स्ट्रेंथ भी है जंगल में। फॉरेस्ट हम लोग के लिए बहुत तरीके से यूज़फुल होते हैं। दे प्रोवाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट से हम लोग को बहुत तरह तरह के सामान मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हमें लकड़ियाँ मिलती हैं फॉरेस्ट से। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। जब घर में गैस सिलेंडर्स नहीं हुआ करता था तो लोग उन लकड़ियों को ही आग जला के खाना बनाया करते थे। इसी तरह फॉरेस्ट से हमको टिम्बर मिलता है फर्नीचर बनाने के लिए, यानी कि जो सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, ये सब बनाने के लिए जो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, अच्छे क्वालिटी की लकड़ियाँ, उन्हें हम टिम्बर कहते हैं। तो टिम्बर हमें मिलता है फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। और खाना बनाने के लिए हमें फायरवुड मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमको फॉरेस्ट से क्या मिलता है, पेड़ पौधों से मतलब वेजिटेबल्स मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा, लीव्स, उनके पत्ते भी यूज़ करते हैं हम लोग कुछ कुछ के। फाइबर्स मिलेगा, फाइबर्स मतलब कि कॉटन, जूट, जिससे कि पौधे बनेंगे, कोकोनट का फाइबर है ना, जिनसे कि कपड़े बनेंगे, पौधे नहीं, जिनसे कपड़े बनेंगे। कोकोनट के फाइबर से भी रोप्स बनाए जाते हैं। इस तरह घास भी मिलती है, अलग अलग तरह के घास मिलते हैं फॉरेस्ट से, जिन्हें जानवरों को खिलाया जाता है। एसेंशियल ऑयल, बहुत ज़रूरी तरह के ऑयल भी मिलते हैं, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल, ऐसे अलग अलग तरह के ऑयल्स भी मिलते हैं कि स्किन में लगाने वाला ऑयल भी, ठीक है। गम मिलता है फॉरेस्ट से, तो हम लोग जानते ही हैं कि
फॉरेस्ट से जो पेड़ से जो चिपका हुआ पदार्थ सब निकलता है, रेजिन टाइप का, उसी तरह का गम भी मिलता है फॉरेस्ट से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ड्रग्स और स्पाइसेस भी मिलता है, तरह तरह के मेडिसिन्स भी मिलते हैं फॉरेस्ट से, मेडिसिनल केमिकल्स मिलते हैं, और स्पाइसेस भी मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, और मसाले भी मिलते हैं फॉरेस्ट से, ठीक है। इन मसालों को कहाँ यूज़ करते हैं, तो कुकिंग में यूज़ करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट के जैसा उसे हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। कुछ कुछ स्पाइसेस जो हमें प्लांट से मिलते हैं वह है सिनामन, दालचीनी है, और कार्डमम, इलायची है, जिसे हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। इसी तरह 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 का फल, फूल, पत्ते और ट्यूबर्स भी हमें जंगल से मिलते हैं। ट्यूबर्स क्या है, वो रूट्स हैं प्लांट्स के, जो कि ज़मीन के नीचे से निकलेंगे, या तो रूट्स या फिर अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जो जैसे कि आपका पोटैटो, जिंजर, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। और ट्यूबर अगर बोलेंगे तो जैसे कि आपका याम जो है, ओल है ना, वो ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, जैसे सब्जियां बनाई जाती हैं, सब्जी बनाई जाती हैं, तो वो भी एक ट्यूबर है। कसावा भी एक ट्यूबर है, ठीक है। इसी तरह फ्रूट्स में क्या, मैंगोज मिलते हैं, जैक फ्रूट, कटहल मिलता है, वॉलनट जो है, अखरोट, ड्रम स्टिक जो कि मोरिंगा होता है ना, मशरूम हमको मिलता है, फिग्स और मलबरी जो शहतूत होता है, और फिग्स एक तरह का ये होता है, फ्रूट होता है। ये सब जो है जंगल में ही उगते हैं, जंगली पौधे हैं ये सारे, ठीक है। तो प्लांट्स, जंगलों से हमें बहुत तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दूसरा क्या है, प्रिवेंट सॉयल इरोजन। जंगल जो है मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को उड़ जाने से या बह जाने से बचाते हैं, ठीक है। सॉयल इरोजन क्या है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल फ्रॉम अ रीजन बाय विंड, रेन और रिवर वाटर। सब जगह पे हम लोग जानते हैं टॉप सॉयल सबसे फर्टाइल होता है, तो अगर मिट्टी के ऊपर का टॉप सॉयल ही उड़ जाए, किससे, या तो बहुत जोर की बारिश हो रही है बहते हुए पानी से, ठीक है, या जोर की हवा चल रही है मूविंग विंड से, या फिर बारिश के कारण, या फिर नदी का पानी जो जा रहा है बहता हुआ, उन तीनों के कारण अगर टॉप सॉयल बह जाए या उड़ जाए और अब ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं रहे, तो इसे कहेंगे सॉयल इरोजन। तो ये जो जंगल होते हैं वो सॉयल को धुल के, टॉप सॉयल को धुल के बह जाने से रोकते हैं पानी के साथ, या हवा से उड़ जाने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो इन पेड़ों की जड़ें होती हैं जंगलों में, वो टाइटली इन सॉयल को अपने जड़ों में बांध कर रखते हैं। तो ये मिट्टी जो है टॉप सॉयल, ना वो बह पाती है ना वो उड़ पाती है, ठीक है। इस तरह वो ज़मीन को, लैंड को फर्टाइल रखते हैं। तो लैंड का डिग्रेडेशन नहीं होता है, लैंड का क्वालिटी ख़राब नहीं होता है, लैंड फर्टाइल रहता है अगर पेड़ रहेंगे तो, ठीक है। जो कैनोपी एंड मेनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हैवी रेन ऑन द सॉइल। देखिए कैनोपी आपने पहले भी पढ़ा कि जब पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी शाखाएं पूरी फैल जाती हैं, उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, इस तरह से पूरा जाल के जैसा वो गोल होके फैल जाता है कि वहाँ से बहुत कम सनलाइट भी अंदर आता है, बिल्कुल एक गेट भी कुछ नहीं रहता, छोटा छोटा ओपनिंग रहता है जहाँ से सनलाइट आता है, बाकी वो पूरा ढक देता है ऊपर के एरिया को, तो उसको हम लोग कैनोपी कहते हैं, ठीक है। तो कैनोपी के कारण क्या होता है कि बहुत ज़ोर की बारिश भी अंदर मिट्टी पे नहीं गिर पाती है नीचे, और नीचे मिट्टी के ऊपर जो वेजिटेशन उगा रहता है, छोटे छोटे पौधे उगे रहते हैं, लताएँ उगी रहती हैं, मॉस रहता है, वो सब जो है वो सब भी बारिश के इफ़ेक्ट को थोड़ा कम करता है। इस तरह मिट्टी बारिश से धुल नहीं जाती है और मिट्टी बह नहीं जाती है, और इस तरह सॉयल लूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो घास होती है, छोटे छोटे पौधे, घास जैसे पौधे होते हैं, वो भी मिट्टी को पूरा पकड़ के रखते हैं, तो सॉयल लूज़ नहीं होता और वो बहता नहीं है, ना ही हवा से उड़ जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लड्स। Forest control floods by holding water in roots. They even lower the water speed by standing as an obstruction in the path of floods. The excess water brought in by floods may then pass to the other areas, which is not much dangerous or disastrous as it could have been. Helps in percolation of water and maintaining humidity. Forests, especially rainforests, play a very important role in keeping the climate equable. The roots of trees are present deep into the soil, making the soil porous
porous which allows water to seep down. This process is known as percolation of water. The percolated water forms groundwater which is absorbed by the roots of trees. The water then moves upward through the stem and reaches all the branches and leaves. Water evaporates from the leaves and makes the air moist. In this way, forests help in maintaining humidity, amount of moisture or water vapor in the air. Medicinal purpose. For example, honey, turmeric, basil, seeds, neem, leaves, aniseeds, and the fruit of laburnum, amaltash, is used widely in alternate medicines. Purify air. Various human activities inject a vast amount of waste into the air like smoke, sulfur dioxide, carbon monoxide, and suspended particulate matter. These gases byproducts are responsible for causing various respiratory problems and diseases. Photosynthesis in green plants use carbon dioxide and releases oxygen. Is the only natural process that can purify air. Forests are therefore called green lungs as they maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Bring rainfall through transpiration, that is evaporation of water from the surface of leaves. Forests make it possible for water vapor to reach the atmosphere in large amount. This water vapor then condenses to form clouds and results in rain, dew, frost, etc. Quinine, which is used to treat malaria, by far the most important of all vegetable drugs used in the allopathic system. It is obtained from cinchona tree. This tree is cultivated in West Bengal and Tamil Nadu. Provide shelter. Forests are a natural habitat to a variety of animals and plant species. Such species will not be able to thrive in the absence of forest cover that looks after all their needs. Noise absorbers. Forests absorb the noise of nearby highways and reduce noise pollution. Purify water. Forests filter water through the fallen leaves and layers of soil. The groundwater is thus pure. Humus formation. Microorganisms present on forest floor feed upon the dead plant and animal tissues and convert into dark colored substances called humus. The humus is the layer in which plants grow. तो हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में कि वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कि वो फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं. देखिए उनके जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, पेड़ों की जड़ें रहती हैं, वो क्या करते हैं, वो भी वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, वाटर को पकड़ कर रखते हैं. ठीक है, तो इस तरह जो है जब बहुत ज़ोर के पानी बहती जा रही है नदियों में बहुत पानी भर गया और वो ज़ोर से बहती जा रही है, उनको भी प्लांट्स ऑब्स्ट्रक्ट करके रोक के रखते हैं, ज़ोर से बह के नियर बाई रेसिडेंशियल एरियाज़ में नहीं जाने देते. तो इस तरह पेड़ जो हैं वो भी फ्लड को कंट्रोल करते हैं. इसी तरह जब ज़ोर से पानी बह के आ रही है तो पेड़ रास्ते में रहेंगे तो वो उनके लिए एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन रहेंगे, उनके लिए एक रुकावट रहेंगे और पानी के फ्लो के स्पीड को वो कम कर देंगे. ठीक है, एक्सेस वाटर जो भी आ रहा है फ्लड से, फिर वो प्लांट्स सब एब्जॉर्ब कर लेंगे और ट्रीज एब्जॉर्ब करके इधर उधर के एरियाज़ में मिट्टी में सीपेज करा देंगे. तो उससे क्या होगा कि वो इतना डेंजरस और डिज़ास्टरस नहीं होगा जैसा पहले हो सकता था. अगर एक भी पेड़ पौधे नहीं रहे तो पानी तेज़ी से बहते हुए टॉप सॉइल को इरोड करते हुए सीधे रेसिडेंशियल एरियाज़ में घुस जाएंगे, जंगलों वंगलों में घुस जाएंगे. पर अगर रास्ते में प्लांट्स रहेंगे, ट्रीज़ रहेंगे तो वह उनको रोक पाएगा, उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन होगा. इस तरह वो इतना नुकसानदेह नहीं होगा, डेंजरस नहीं होगा फ्लड्स. ठीक है, इसी तरह ट्रीज़ क्या करता है, हेल्प इन परकोलेशन ऑफ वाटर एंड मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी. ठीक है, फॉरेस्ट, खासकर रेन फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जो कि बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ रोज़ बारिश करीब करीब होती है, वैसे रेन फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका क्लाइमेट को इक्वेबल रखने में. मतलब कि क्लाइमेट जो है उसका क्लाइमेट मेंटेन रहेगा, ना बहुत गर्मी नहीं रहेगी ना बहुत ठंडा रहेगा, वो भी पेड़ों के कारण ही होता है. ठीक है, जो पेड़ों के जड़ें होती हैं वो काफ़ी नीचे तक सॉइल में नीचे गई रहती हैं, डीप इनटू द सॉइल, और वो जाते जाते सॉइल को पोरस बना देती है. सॉइल में छोटे छोटे होल्स वो क्रिएट करती है जिससे कि पानी सीप होके नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर बनने के लिए नीचे चला जाता है. ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर. तो जड़ें जितनी जितनी नीचे नीचे जाएंगी वो सॉइल को उतना पोरस बनाएंगी और ऊपर का रेन वाटर वहाँ बह बह के नीचे जा पाएगा ज़मीन के नीचे. ये परकोलेशन ऑफ वाटर रहेगा. परकोलेटेड वाटर पत्थरों के क्रैक से होके पार होते हुए नीचे जाएगा और इस तरह प्यूरिफाइड होके वो क्या बन जाएगा, ग्राउंड वाटर बन जाएगा, अंदर का ग्राउंड वाटर बन जाएगा. वो ग्राउंड वाटर का कुछ पार्ट प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और प्लांट्स के रूट्स के थ्रू वो प्लांट के स्टेम और लीव्स में जाएगा, ऊपर जाएगा उसके ब्रांचेस और लीव्स में. ठीक है,
तो इस तरह प्लांट अपना खाना भी बना सकेंगे उस पानी की मदद से। फिर उसके बाद वो लीव्स में जाएगा, लीव्स मॉइस्ट रहेगा, लीव्स में भी पानी जाएगा, लीव्स से फिर पानी इवापोरेट होता है। आप जानते हैं एक्सेस वाटर जो होता है वो लीव से इवापोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। उससे क्या रहता है कि एयर भी मॉइस्ट रहेगा, एयर में भी वाटर वेपर बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है एयर में ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड रहेगा, जितना मॉइस्चर या वाटर वेपर एयर में चाहिए वो उतना रहेगा, तो एयर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाएगा। तो इस तरह क्लाइमेट ठीक ठाक मेंटेन रहेगा, क्लाइमेट ना बहुत ठंडा रहेगा ना बहुत गर्म रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस फॉरेस्ट का क्या है, मेडिसिनल पर्पस के लिए, ठीक है। जितनी भी दवाइयाँ हैं, जो हम लोग दवाइयों के लिए जो प्लांट्स यूज़ करते हैं वो सब भी जंगल से मिलते हैं। जैसे कि मधु, जो कि हम लोग जब कफ एंड कोल्ड होता है तो हनी हम लोग यूज़ करते हैं, हल्दी टर्मरिक को हम लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह बेसिल सीड्स, तुलसी की पत्तियाँ हम लोग यूज़ करते हैं। फिर नीम लीव्स तो बहुत जगह यूज़ होता है फॉर मेडिसिन पर्पसेस, एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ होता है। एनी सीड्स जो है अजवाइन के जैसा जो सीड्स होता है, अजवाइन का सीड्स जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मेडिसिन में यूज़ करते हैं। और फ्रूट ऑफ लैब्रेनम, अमलताश एक कोई फ्रूट होता है लैब्रेनम जिसको कहते हैं, उसको भी यूज़ किया जाता है प्लांट्स मेडिसिन बनाने में। ये सब जो है जंगल से मिलते हैं। देखिए केमिकल मेडिसिन तो लोग खाते हैं, पर आजकल लोग अल्टरनेट मेडिसिन भी खोजते हैं ना, ढूंढते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन खाएंगे, तो उनके प्लांट्स उन्हें जंगलों से मिलते हैं। फिर और एक क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का, वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। देखिए ह्यूमन एक्टिविटी जितना बढ़िया, ह्यूमन पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, जितना पॉपुलेशन बढ़ा है उतनी वो गाड़ियाँ चलाते हैं, फैक्ट्रीज खोलते हैं, इंडस्ट्रीज खोलते हैं, सबसे क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड एयर बाहर निकलता है, गाड़ियों से भी निकलता है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज की चिमनीज से भी निकलता है, ठीक है। और इस तरह हवा में बहुत सारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, जैसे धुआं जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के गैसेस चले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे टुकड़े कोयले राख के, और या फिर छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स या कोल के पार्टिकल्स भी हवा में, सस्पेंडेड पार्टिकल जिसको कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, छोटे छोटे सॉलिड टुकड़े भी हवा में, किसी तरह के मिनरल्स के या फ्यूल्स के सॉलिड पार्टिकल्स भी हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब के कारण क्या है, ये सब जो है ये गैसेस बाई प्रोडक्ट है व्हीकल्स और फैक्ट्रीज वगैरह का, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसके कारण लोगों को बहुत रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारियां होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना बनाता है। तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है तो वो हवा से उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और बदले में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो कि हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि एयर प्योरीफाई हो रहा है, एयर के वो टॉक्सिक एलिमेंट को प्लांट यूज़ कर ले रहा है और अच्छे एलिमेंट को हम लोग को दे रहा है, ऑक्सीजन हमें दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे एयर प्योरीफाई हो रहा है। इसीलिए जंगलों को क्या कहा जाता है, ग्रीन लंग्स कहा जाता है, हरे फेफड़े कहा जाता है हमारे पृथ्वी का, है ना, हमारे एनवायरनमेंट का। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को वो एटमॉस्फेयर में बना के रखते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो होगा, साथ ही साथ हमारा अर्थ हीटअप भी होने लगेगा। तो ये फॉरेस्ट एक तरीके से क्लाइमेट को कूल भी रखते हैं। तो फॉरेस्ट जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट बारिश भी लाते हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि जब लीव्स में एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो इवापोरेट होके वाटर वेपर बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो लीव्स के सरफेस से जो है पानी इवापोरेट होता है, एक्स्ट्रा वाटर इवापोरेट होके वाटर में, एयर में वाटर वेपर के रूप में आ जाता है। और जब ये वाटर वेपर ऊपर चला जाता है और क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच तरह जमा होने लगता है, जब बहुत सारा वाटर वेपर रहेगा एटमॉस्फेयर में तो वो सब क्लाउड्स बन के ऊपर जाएगा, और जब क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे तो बारिश होगी, है ना। तो इस तरह फॉरेस्ट इनडायरेक्टली बारिश भी लाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी हमारे पृथ्वी पे,
ठीक है। ऊपर जाके ये वाटर वेपर क्लाउड्स बनते हैं, फिर वहाँ ठंड में कंडेंस होके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं, और जब क्लाउड्स हैवी हो जाता है, बहुत वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाता है, तो वो सब गिर जाते हैं नीचे। किस रूप में? बारिश के रूप में, ड्यू के रूप में, ओस के रूप में, फ्रॉस्ट के रूप में भी, शिशिर जो बोलते हैं, वो सब के रूप में जो है जमा हो जाता है, वापस आते हैं पृथ्वी के ऊपर। ठीक है। क्यूनिन एक दवा है जिसे कि मलेरिया को ट्रीटमेंट करने में हम लोग यूज़ करते हैं। वो किस पेड़ से मिलता है? चिंचोना ट्री के पेड़ से मिलता है, जिसे बहुत सारी जगहों पे अभी लगाया जा रहा है, और क्यूनिन से मलेरिया ठीक हो जाता है, क्यूनिन मेडिसिन से। तो अभी बहुत सारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के एरिया में इस ट्री को कल्टिवेशन किया जा रहा है, चिंचोना ट्री लगाए जा रहे हैं, ताकि उससे हम लोग को वह मेडिसिन मिल सके, जो है क्या? क्यूनिन है। ठीक है। फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड शेल्टर, फॉरेस्ट छाया भी देते हैं। देखिए, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स के अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, स्पीशीज़ हैं, उन सब का घर क्या है? जंगल ही है ना। वाइल्ड एनिमल्स आजकल क्यों एलिफेंट्स शहर में आ जा रहे हैं? क्योंकि जंगल हम ख़त्म करते जा रहे हैं, उनको रहने की जगह ही नहीं मिल रही। तो एक तरह से वो उन्हें छाया देता है, उन्हें घर देता है, तरह तरह के पौधों को, प्लांट्स को और एनिमल्स को जंगल छाया देता है, घर देता है उनके लिए। ठीक है। अगर ये जंगल नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे ये सारे जातियाँ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट का अगर कवर नहीं रहेगा तो इन सबको जो है इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, और धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स, अलग अलग तरह के वेराइटी के प्लांट्स एनिमल्स हैं। इसी तरह नॉइज़ एब्जॉर्बर भी है। फॉरेस्ट जो है नॉइज़ को एब्जॉर्ब करता है। आसपास के हाईवे सब है जहाँ से गाड़ियाँ तेज़ी से जाती हैं, उनके जोर के हॉर्न्स बजते हैं, उनसे धुआं निकलता है, वह सबको फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फॉरेस्ट एक तरीके से एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम करता है। जहाँ पे आप देखेंगे पेड़ ज़्यादा रहते हैं ना, वहाँ पे हॉर्न्स वगैरह की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई नहीं देती हैं। फिर प्यूरिफाई वाटर, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट फिल्टर वाटर थ्रू द फॉलन लीव्स एंड लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है। जो भी जो है फॉरेस्ट में नीचे पत्ते गिरे रहते हैं, सूखे पत्ते गिरे रहते हैं, उनके ऊपर से पानी होके पास होके नीचे जाता है, और मिट्टी के अलग अलग लेयर से पास होके नीचे पानी जाता है। आपने पहले भी पढ़ा कि जो जंगल पेड़ों के जड़ें होती हैं वो मिट्टी में पोरस बना देती है मिट्टी को, जैसे जैसे जड़ें नीचे नीचे जाती हैं, मिट्टी में होल होते जाता है और मिट्टी पोरस हो जाता है, तो वाटर जो है नीचे नीचे परकोलेट कर जाता है। तो जब बारिश की पानी गिरी या कोई भी पानी आया, पत्तों के ऊपर पहले वह पानी गिरा, तो पहले तो कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो पत्ते पे ही रह जाएंगे, उसके बाद वह पानी धीरे धीरे सॉइल के नीचे 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 परकोलेट होते जाएगा, तो वो पानी प्योरीफाई होता जाता है। तो फॉरेस्ट के कारण वाटर प्योरीफाई भी होता है। और एक लास्ट ह्यूमस फॉर्मेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और जो जानवर भी मर जाते हैं, वो धीरे धीरे जंगल के फ्लोर पे गिर जाते हैं, और फिर उनको जो है बैक्टीरिया वगैरह खाने लगते हैं, उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। उनको खा खा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खा लेते हैं, और उनके टिश्यूज़ को खा लेते हैं, और उनको एक दूसरे सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, डार्क कलर का होता है। वो पूरे जंगल के फ्लोर के लेयर के ऊपर बैठ जाता है, जो कि जंगल की मिट्टी को बहुत ही फर्टाइल बनाता है। तो ह्यूमस वो लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं अच्छे से। तो ये सब था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट था। उसके बाद अब रह गया डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक और करेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।